चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, किसी को कोई डाउट है क्या? गुड मॉर्निंग। 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं इसके अंतर्गत। पहला टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया या फिर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। 3 क्लासेस हमारी हो गई हैं। आज हम ये वाला टॉपिक जो है 4th क्लास रहेगी और आज इस टॉपिक को हम यहाँ पर एंड करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक जितना भी पढ़ा है, यदि कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। आप पूछो डाउट, वरना फिर मैं पूछता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमें जो पढ़ना है, पहले वो पढ़ना है उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में या फिर नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है ना, इनके बारे में हमें स्टडी करनी है। यहाँ पर आपको देखिए एक मैप दिख रहा होगा, ये है ना। यहाँ पे जो कलरफुल आपको स्टेट दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं बच्चों उत्तर पूर्वी राज्य या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर 7 सिस्टर और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है ना। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस भी आते हैं तो मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं कि किस राज्य की सीमा किससे लगती है, कौन सा देश किस राज्य से या फिर किस देश से घिरा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो पर्टिकुलर यहाँ से आपकी मैपिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की यदि मैं बच्चों बात करूं तो कितने राज्य आते हैं टोटल? इसमें 8 राज्य आते हैं, है ना। कितने? 8 राज्य आते हैं। कौन कौन से 8 राज्य हैं एक बार मैं बता देता हूं। देखिए, यहां पर एक राज्य आपको दिख रहा है सिक्किम, ठीक है। पहला राज्य ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको कलरफुल स्टेट दिख रहे हैं, ये है 7, है ना, जिनको हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ठीक है। इनको 7 सिस्टर या फिर 7 बहनों के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं और एकदम पूर्व में स्थित हैं, ठीक है। तो और इसमें आप यदि सिक्किम को ऐड कर दोगे तो इसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी राज्य, और जब इनको आप साथ में बोलते हैं तो इनको हम बोलते हैं 7 सिस्टर या फिर 7 बहनें, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, उत्तर पूर्वी राज्यों में सिक्किम ऐड हो जाता है, जबकि 7 सिस्टर में सिर्फ ये 7 राज्य ही आते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, इनको एक ही समझ लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक ही है और 7 सिस्टर एक ही है। याद रखना, जब नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो सिक्किम को उसमें ऐड करना है और 7 सिस्टर की बात करेंगे तो इसको रिमूव करना है, ठीक है। अब बच्चों, यहां पर आपकी मैपिंग ना स्ट्रांग होना चाहिए कि किस राज्य की सीमा किस राज्य से लगती है ना, या फिर किस देश से लगती है। यहां से मैपिंग से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। जैसे असम की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, त्रिपुरा की सीमा किससे लगती है, ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, किस 7 सिस्टर के राज्य की सीमा 3 देशों के साथ लगती है। तो इस प्रकार के कुछ एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं कहां से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपको अपना एटलस खोल करके रखना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो मेघालय है ना, नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है मेघालय। यहां पर मैं आपको पेन से बना के दिखा रहा हूं, ये मेघालय है, ठीक है। मेघालय की सीमा उत्तर पूर्वी राज्यों में किस किस के साथ इसकी सीमा लगती है या फिर बॉर्डर लगती है, ठीक है। तो याद रखना है, जो मेघालय राज्य है बच्चों, इसकी सीमा 7 सिस्टर में या फिर नॉर्थ ईस्ट राज्यों में सिर्फ और सिर्फ असम के साथ ही लगती है। देखिए, ये असम है, ये असम राज्य है, ये असम राज्य, ठीक है। तो राज्यों की यदि आप बात करेंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों की या फिर 7 सिस्टर की, तो सिर्फ असम के साथ इसकी बॉर्डर लगती है, ठीक है। और देश की बात करें तो ये देखिए, ये एक देश है जिसको हम बोलते हैं बांग्लादेश, है ना, ये बांग्लादेश है। इसके अलावा बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है। एक पॉइंट ये, तो यहां से ऐसा क्वेश्चन बनेगा। देखिए, मेघालय जो है ना, असम की ओर अंदर थोड़ा धसा हुआ है ना, सिर्फ असम से इसकी बॉर्डर लगती है। मतलब जैसे असम का ही हिस्सा है और एक राज्य अलग बना दिया हो, ऐसा मैप में यदि आप देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? ये अरुणाचल प्रदेश है, येलो कलर से आप देख पा रहे होंगे, है ना। किन किन देशों से इसकी सीमा लगती है, आप अपने एटलस में देख सकते हैं। तो पूर्व में बच्चों, ईस्ट में, ये पूर्व दिशा हो गई, ईस्ट दिशा हो गई, है ना। तो यहां पर ये म्यांमार से लगा हुआ है, यहां से यहां पर इसकी सीमा एम लिख रहा हूं मैं, म्यांमार से लगती है। नॉर्थ की ओर देखेंगे, उत्तर की ओर देखेंगे, तो इसकी सीमा तिब्बत से लगती है। तिब्बत जो कि वर्तमान में चाइना के कंट्रोल में है या फिर चाइना के कब्जे में है। चीन बोल लीजिए, तिब्बत बोल लीजिए, एक ही बात है।
और वेस्ट साइड में पश्चिम में इसकी सीमा किससे लगती है? भूटान से लगती है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है बच्चों जो तीनों अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग देशों में देशों से घिरा हुआ है। पूर्व में यह म्यांमार से, उत्तर में तिब्बत चीन से, और पश्चिम में ये भूटान से घिरा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना ये तीनों देशों के नाम आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा राज्यों में बात करेंगे तो असम से इसकी बॉर्डर लग रही है और नागालैंड से इसकी बॉर्डर लगती है। नागालैंड इसके दक्षिण में है और असम तो बीच में है। तो असम, देखिए असम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सेवन सिस्टर के सभी राज्यों से लगती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा लगती है, वो आप अपने एटलस में देख सकते हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमने एक चीज डिस्कस की। इसके बाद हम बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम देख लीजिए, छोटा सा एक राज्य, पर्वतीय स्टेट है ना सिक्किम। सिक्किम भी एक ऐसा राज्य है बच्चों जिसकी सीमा तीन अलग अलग दिशाओं में अलग अलग राज्यों से लगती है। ईस्ट में यहां पर देखिए भूटान से, उत्तर में नॉर्थ में तिब्बत चीन से, और वेस्ट में यहां पर नेपाल से, ठीक है। और जबकि दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में ये एक राज्य आया हुआ है यहाँ पर, सॉरी ये, ठीक है। ये कौन सा राज्य है? ये, इस राज्य का नाम है बच्चों वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहां से बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे क्या सोचते हैं कि वेस्ट बंगाल तो यहाँ पर नीचे है, जबकि वेस्ट बंगाल बच्चों पश्चिम बंगाल ये ऊपर तक गया है और सिक्किम के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। तो याद रखना है कि ऊपर, पूर्व, उत्तर और पश्चिम में ये भूटान, तिब्बत और नेपाल से सीमा को साझा करता है, जबकि दक्षिण में इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ये दो ऐसे राज्य हो गए जिनकी सीमाएं तीन देशों से लगती है यहाँ पर, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा एग्जाम में कि ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब देखिए ये पूरा बांग्लादेश है, ये पूरा बांग्लादेश है, ठीक है, ये पूरा बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। तो देखिए ये तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है जिसको हम बोलते हैं त्रिपुरा, है ना। और यहां से कर्क रेखा भी गुजरती है त्रिपुरा मिजोरम से, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि त्रिपुरा नीचे है क्योंकि यहां से कर्क रेखा पास होती है, और बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। और इनके बीच में बच्चों एक जीरो रेखा भी है, शून्य रेखा भी है ना, एक प्रकार की बॉर्डर आप समझ सकते हैं त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य में, ठीक है। ये हो गया। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपका होमवर्क क्या रहेगा? मेन चीजें तो मैंने आपको बता दी जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं, है ना, इनको आपको प्रॉपर बना करके देखना है कॉपी में, है ना। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश बना लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। फिर नागालैंड यहाँ पर है, फिर मणिपुर में है, फिर त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ पर है, बीच में ये असम आ जाएगा, इस प्रकार से असम बना लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा मेघालय। तो इस प्रकार से आपको बना करके देखना है। यदि आपको एक 2 4 5 10 बार बना के देख लिया ये मैप, तो कभी आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैपिंग से ही आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कोई डाउट इधर तक, इधर पे? सॉरी, देखिए यहां पर क्या लिखा है, उत्तर पूर्वी राज्यों में कुल 8 राज्य आते हैं, ठीक है। 8 राज्य याद रखना है, 7 नहीं आते, 7 सेवन सिस्टर में आते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम। सिक्किम के अतिरिक्त बाकी एक साथ जुड़े राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंक्लूड अ टोटल 8 इंडियन स्टेट, ठीक है। ये वही चीजें लिखी हुई हैं, 8 राज्यों के नाम लिखे हैं, ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ना। चलिए आगे डिस्कस करें। इसके अलावा देखिए त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इनके बीच में जीरो लाइन है ना, 0 डिग्री नहीं है, जीरो लाइन है, याद रखना है। इसके अलावा मेघालय की सीमा सिर्फ असम से लगती है, ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। असम की सीमा उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को छूती है। देखिए असम एक ऐसा राज्य है, अभी मैंने आपको बताया था, जिसकी सीमा उत्तर पूर्वी नहीं होगा बच्चों, है ना, उत्तर पूर्व में इसकी सिक्किम से नहीं लग रही है। असम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सेवन सिस्टर, यहां पर लिख लीजिए, 7 बहनों या फिर सेवन सिस्टर के सभी राज्यों से लगती है, क्योंकि उत्तर पूर्व में तो सिक्किम भी आ जाता है ना, लेकिन सिक्किम से असम की सीमा नहीं लगती है ना। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आपकी एक नंबर कम करवा देती हैं एग्जाम में, है ना। तो याद रखना है, असम की सीमा सेवन सिस्टर के सभी राज्यों से लगती है, सिक्किम से नहीं लगती है। इसके अलावा आपको वेस्ट बंगाल को ऐड कर देना है, पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा लगती है, इस प्रकार से, ठीक है। दोस्तों मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि
सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से लगती है कि नहीं लगती है, तो पश्चिम बंगाल से भी इसकी बॉर्डर लगती है। ठीक है, याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार, ये सब वही चीजें जो अभी मैंने बताई, पूर्व में म्यांमार, उत्तर में तिब्बत और पश्चिम में भूटान के साथ लगती है। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट है, सिक्किम की सीमा पूर्व में भूटान, उत्तर में तिब्बत और पश्चिम में नेपाल के साथ लगती है, और दक्षिण में यहाँ पर पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। बांग्लादेश की सीमा, बांग्लादेश की सीमा की बात करें, हाँ यहां से एक चीज और देख लीजिए, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, तो ये बांग्लादेश एक बार बता देता हूं मैं। ये बांग्लादेश हो गया। ठीक है, अब बता दीजिए इसकी सीमा किस किस से लग रही है। तो सबसे पहले तो त्रिपुरा मिजोरम, चूंकि कर्क रेखा त्रिपुरा मिजोरम से भी पास होती है ना, तो यहां से आप ये दो राज्य याद कर सकते हैं कि त्रिपुरा और मिजोरम दोनों की सीमा जिससे कर्क रेखा पास होती है, उन दोनों राज्यों से बांग्लादेश की भी सीमा लगती है। क्योंकि यहाँ पर बच्चों नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, नाम भी थोड़ा सेम सेम टाइप के हैं, तो थोड़ा ध्यान से केयरफुल होकर पढ़ना है। ठीक है, तो त्रिपुरा मिजोरम, तीसरा मेघालय हो गया, चौथा असम हो गया। ठीक है, तो चार राज्य तो ये हो गए उत्तर पूर्वी। ठीक है, और पांचवा राज्य हो गया ये वेस्ट बंगाल। तो ये पांच राज्यों से बच्चों बांग्लादेश की सीमा लगती है। कौन कौन से, सबसे पहले तो यहां से स्टार्ट कर लेना, वेस्ट बंगाल, इससे तो लगती ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पहले ये एक ही मतलब एक प्रकार का राज्य होता था, बंगाल जिसको हम बोलते थे, है ना, जब पाकिस्तान नया देश नहीं बना था उससे पहले। तो इससे तो आपको पता ही होगा, लगेगी। दूसरी चीज हमने देखी कि मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगती है, तो दो राज्य ऐसे हो गए, है ना। तीसरी बात हमने देखी थी कि असम की सीमा सेवन सिस्टर के सबसे लगती है, तो थोड़ा बहुत इससे भी लगेगी, है ना। याद करने का तरीका बता रहा हूं, तो तीन तो ये इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी त्रिपुरा मिजोरम कैसे याद करेंगे, कर्क रेखा से। तो ऐसा थोड़ा आप मेमोरी ट्रिक लगाइए, कुछ भी लगाइए तामझाम, क्योंकि फैक्ट में थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो ज्यादा से ज्यादा मैपिंग कीजिए, थोड़ा यहाँ वहां से रिलेट कीजिए चीजों को, जैसे हमने यहाँ से कर्क रेखा को रिलेट कर दिया, तो ऐसी चीजों से आप याद करेंगे तो लंबे समय तक चीजें याद होंगी। सिंपल यदि आप राज्य याद करने बैठ जाएंगे कि आपने चार पांच राज्य याद कर ली, तो वो भूल जाएंगे आप। लेकिन थोड़ा मेमोरी ट्रिक लगा करके एक दूसरे से रिलेट करके यदि आप पढ़ेंगे तो चीजें इजी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया यदि बच्चों हम बात करें, क्षेत्रफल के अनुसार यदि हम बात करें, ठीक है, कि क्षेत्रफल के अनुसार, जैसे हमने देशों को देखा था ना वर्ल्ड में, कि क्षेत्रफल के अनुसार बड़े देश कौन कौन से हैं, तो उसी प्रकार से यदि आप क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों की बात करेंगे, तो बड़े राज्य कौन से हैं, कम से कम पांच बड़े राज्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से बड़े राज्य हैं, तो पहले हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला राज्य है, यहां पर आप देखिए, ठीक है, कौन सा राज्य है ये, राजस्थान। ठीक है, तो पहले नंबर पर आता है बच्चों राजस्थान, जो कि अकॉर्डिंग टू एरिया या फिर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट है। ठीक है, दूसरा दूसरा आता है, इसी का पड़ोसी है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू एरिया इसका सेकेंड नंबर आता है। ठीक है, उसी के नीचे एक और राज्य है महाराष्ट्र, ये आप देख पा रहे होंगे, इसका नंबर आता है थर्ड। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण ही है ये, मतलब राजस्थान के नीचे आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, फिर महाराष्ट्र मिलेगा। तो तीन राज्य ये हो गए। चौथे पर आता है बच्चों उत्तर प्रदेश, जो कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है हमारे भारत का। ठीक है, तो चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, और पांचवें पर आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो पांचवें पर आता है गुजरात। ठीक है, पांचवें नंबर पर आता है गुजरात, और फिर छठवें पर आता है कर्नाटक। ठीक है, तो ये पांच राज्य आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। राजस्थान, उसके नीचे ही मध्य प्रदेश है, उसके नीचे महाराष्ट्र है, फिर आपको ऊपर चला जाना है, चौथे नंबर पर वो राज्य है उत्तर प्रदेश, जो जनसंख्या में प्रथम है ना, लगभग 24-25 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, तो चौथे नंबर पर ये आता है। पांचवें नंबर पर बच्चों आता है गुजरात। ठीक है, तो ये पांच राज्य, कम से कम 5 से 6 राज्य आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको बढ़ते या फिर घटते क्रम में इस प्रकार से 5 राज्य दे देगा, और आपको इस प्रकार से जमाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक भी आगे पीछे होता है तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ध्यान से आपको पढ़ना है। चलिए देख लीजिए, राजस्थान, है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट है अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, क्लियर है, आगे बात करते हैं।
अब बड़े राज्यों की बात कर ली बच्चों, अब हम छोटे राज्यों की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, छोटे राज्यों की बात करेंगे तो आपको पता होगा एक छोटा सा राज्य ये है गोवा, जहां आप छुट्टियां मनाने जाते हैं। ठीक है, सबसे छोटा राज्य है भारत का। ठीक है, दूसरा राज्य है यहाँ पर देखिए सिक्किम, ये भी एक छोटा सा राज्य है, अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में। और तीसरे नंबर पर एक और छोटा राज्य है यहाँ पर, जिसका नाम है त्रिपुरा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, एक टैक्स लगा है जीएसटी, है ना, एक टैक्स होता है जीएसटी। गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा, ये तीन राज्य आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चौथा राज्य है बच्चों, यदि आपको याद करना तो जीएसटीएन। ठीक है, जीएसटीएन, इसका हो जाएगा नागालैंड, है ना। आप जब कोई भी उद्योग वगैरह बिजनेस वगैरह स्टार्टअप करते हैं तो आपको एक जीएसटीएन नंबर लेना पड़ता है ना, जीएसटीएन नंबर होता है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं जीएसटीएन, एन मतलब नागालैंड हो जाएगा। तो ये चार राज्य आपको इजीली याद हो जाएंगे। वैसे इजीली ऐसे भी याद हो जाएंगे, ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग ही छोटे दिखते हैं गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा, लेकिन इनके आप नाम आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ट्रिक भी याद कर सकते हैं। ठीक है, जीएसटीएन, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। ठीक है कोई डाउट इतने में? ठीक है, तो ये पांच बड़े राज्य और चार पांच ये छोटे राज्य अकॉर्डिंग टू एरिया आपको याद रखना है। तो राज्यों की बात हो गई, अब जिलों की बात भी कर लेते हैं। तो सबसे बड़े जिले की बात करेंगे तो कच्छ जिला बच्चों गुजरात में है। ठीक है, तो कच्छ सबसे बड़ा जिला है पूरे अकॉर्डिंग टू एरिया हमारे पूरे भारत में। सेकंड नंबर पर आता है लेह, यहां पर लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। लेह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और चौथे नंबर पर यहां पर आपको जैसलमेर देखने को मिलेगा, जैसलमेर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दो तीन जिले भी आपको थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए, कच्छ, लेह और जैसलमेर। ठीक है, कच्छ गुजरात में है, लेह लद्दाख के अंतर्गत आपको मिलेगा और जैसलमेर राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे बड़े जिले की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं सबसे छोटा जिला। तो सबसे जो छोटा जिला है बच्चों यहाँ पर केरल में, मतलब केरल में नहीं है किसका, पुदुचेरी का। मैंने आपको बताया था ना, पुदुचेरी। पुदुचेरी क्या है, एक यूटी है बच्चों, यूनियन टेरिटरी है। इसकी विशेषता क्या है, एकमात्र ऐसा कोई यूनियन टेरिटरी या फिर राज्य है जिसके जिले या फिर जिसके जो राज्य क्षेत्र हैं वो अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। जैसे कि केरल में माहे आता है, केरल जो राज्य है उसमें पुदुचेरी का हिस्सा माहे आता है ना। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो यनम आता है ना, यनम आता है इसमें। यदि आप तमिलनाडु की बात करेंगे तो खुद पुदुचेरी आता है इसमें और कराईकल आता है। ठीक है, तो ये अलग अलग जिले अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। तो यहाँ से एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि माहे कहाँ पर है या फिर किसका क्षेत्र है। तो माहे पुदुचेरी का क्षेत्र है जो केरल के सीमा पर स्थित है और सबसे छोटा जिला है पूरे हमारे भारत का या फिर इंडिया का, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सर्वाधिक जिले कहां पर है, सर्वाधिक जिले किस स्टेट में है, नंबर ऑफ स्टेट है ना, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट किस राज्य में या फिर स्टेट में है। ठीक है, तो 75 स्टेट बच्चों सर्वाधिक, चूंकि यहाँ पर आप जनसंख्या भी ज्यादा है तो सर्वाधिक यहाँ पर स्टेट भी आपको देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक ऐसे आप याद कर सकते हैं, सर्वाधिक जिले कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। 75 बच्चों यहाँ पर स्टेट हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट हैं या फिर जिले हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एक और विशेषता यह है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है बच्चों जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से सीमा साझा होती है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, कौन कौन उत्तर प्रदेश से, आप में से कोई है उत्तर प्रदेश से? तो देखिए कौन कौन से कितने राज्यों से लगती है इसकी सीमा, 8। इसका एक मैं फॉर्मूला देता हूं, +1 +1
ऐसे याद करें हमेशा कि उत्तर प्रदेश की बॉर्डर कितने राज्यों से लगती है, उसका ये फॉर्मूला है 8+1+1। कैसे याद करना है, देखिए 8 राज्य देख लेते हैं है ना, 8+1+1 राज्य गिनना है ना। सबसे पहले तो उत्तराखंड, पहले ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ होता था, 2000 में ये अलग होकर के अलग राज्य बन गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश, बहुत कम बॉर्डर लगती है इसकी, ये हिमाचल प्रदेश हो गया। तीसरे नंबर पर आता है हरियाणा, तीसरे नंबर पर आता है हरियाणा, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है ये राजस्थान। पांचवें नंबर पर आता है सर्वाधिक बॉर्डर जिसकी लगती है मध्य प्रदेश, ठीक है। छठवें पर आता है छत्तीसगढ़, सातवें पर आता है झारखंड और आठवें पर आता है बिहार। तो ये 8 राज्य होगा, ठीक है। 8 जो है ये 8 राज्य हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है। +1 ये क्या है, तो ये 1 यूटी है जिसको हम बोलते हैं दिल्ली, है ना। तो दिल्ली के साथ भी इसकी बॉर्डर लगती है। यहां पर देखिए छोटा सा आपको शहर दिख रहा होगा, ये छोटा सा, ये ठीक है, ये है दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली है। तो दिल्ली की सीमा हरियाणा और एक प्रकार से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो याद रखना है 8 राज्य हो गए, एक यूनियन टेरिटरी हो गई। और एक और ये क्या है, तो ये एक देश नेपाल है, यहां पर देखिए ये नेपाल है, ठीक है। बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा लग रही है, उत्तराखंड के साथ। तो नेपाल की सीमा भी उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। तो 8+1+1 8 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली और प्लस एक देश नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। तो ये पॉइंट भी बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है। आपको अच्छे से अपना एटलस खोल करके रखना है और वहां पर देखते चलना है, ठीक है। कौन कौन से राज्य एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा झारखंड, झारखंड के बाद बिहार। तो ये 8 राज्य हो गए, दिल्ली यूनियन टेरिटरी और एक देश नेपाल। तो 8+1+1 ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक और चीज बता दूं मैं आपको, यहां पर एक और पॉइंट इंटरेस्टिंग है, देखिए एक मिनट रुकिएगा। देखिए यहां पर एक जिला है बच्चों उत्तर प्रदेश का, ये जिसको बोलते हैं सोनभद्र जिला। तो पूरे देश में एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है ना। ये देखिए सोनभद्र जिला है ये, ठीक है। ये एक तो ये मध्य प्रदेश से लगती है इसकी सीमा, एक तो छत्तीसगढ़ के साथ इसकी सीमा लगती है, एक झारखंड के साथ इसकी सीमा लगती है और एक बिहार के साथ, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि उत्तर प्रदेश वाले जो विद्यार्थी हैं उनके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आता है ये, लेकिन फिर भी कभी आ सकता है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। तो सोनभद्र जिला जो कि यूपी का एक जिला है, इसकी सीमा बच्चों किसके साथ लगती है, 4 राज्यों के साथ लगती है, क्रमशः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो ये स्पेशल पॉइंट भी आपको थोड़ा सा नोट डाउन करना है या फिर दिमाग में रखना है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, चलिए आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट भी हमने बच्चों डिस्कस कर लिए। अकॉर्डिंग टू एरिया बड़े जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। बड़े राज्य कौन कौन से हैं, छोटे राज्य कौन से हैं, छोटे जिले कौन से हैं, है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कुछ जलीय निकायों के बारे में, ठीक है। जलीय निकायों की यदि हम बात करें तो ये क्या होते हैं, जैसे कि चैनल आपने सुना होगा, 8 डिग्री चैनल, है ना, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी। तो ये क्या चीजें होती हैं, जरा इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए चैनल क्या होता है, सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई सागर महासागर है, ठीक है। ये कोई सागर है या फिर महासागर है ना, सी है या फिर ओशन है, सागर महासागर है, ठीक है, या फिर ओशियन है, कुछ भी बोल सकते हैं। एक आइलैंड ये हो गया, एक आइलैंड ये हो गया, ठीक है। मान लो ये हिंद महासागर है, मान लो ये हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, ठीक है। और ये 2 आइलैंड है, ए आइलैंड हो गया, बी आइलैंड हो गया, ठीक है। तो ये जो बच्चों ये जलीय निकाय बीच में है ना, ये पूरा जलीय निकाय ही है, ये पूरा जल ही है इस प्रकार से, ठीक है। ये पूरा जलीय निकाय है। तो ये जो जलीय निकाय इन 2 द्वीपों को, है ना, या फिर कोई भी लैंड हो सकते हैं, कोई देश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 भूभाग हो सकते हैं, है ना। तो ये जो जलीय निकाय है बीच वाला, ये इन दोनों द्वीपों को अलग कर रहा है, तो इसको ही हम बोलते हैं चैनल, ठीक है, चैनल। अब इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो चैनल है उसका नाम होगा, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, 2 भूभागों को अलग करने वाले या फिर 2 द्वीपों को अलग करने वाले जलीय निकायों को, या फिर 2 स्थलीय भागों को अलग करने वाले जलीय निकाय को क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। तो भारत में भी कुछ चैनल है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से चैनल है, जरा एक बार देख लेते हैं। देखिए
दो स्थलीय भागों को या फिर टेरिटोरियल जो पार्ट्स होते हैं इनको अलग करने वाले जलीय निकाय को चैनल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोको चैनल, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। ठीक है, अब देखिए कोको चैनल कहां है, सबसे पहले देख लेते हैं कोको चैनल, है ना। कोको चैनल यहां पर देखिए, ये बच्चों भारत एक देश है म्यांमार, है ना, म्यांमार, और यहाँ पर इसके नीचे ही ये आपको कुछ द्वीप समूह दिखाई दे रहे होंगे जिसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तर में नॉर्थ में देखेंगे म्यांमार के जस्ट नीचे तो कुछ आपको द्वीप देखने को मिलते हैं इस प्रकार से छोटे छोटे, जिसको हम बोलते हैं कोको द्वीप समूह या फिर कोको द्वीप समूह। ठीक है, या फिर कोको आइलैंड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये किसके हैं बच्चों, ये म्यांमार के हैं। ये किसके हैं, म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है, ये इसके अंतर्गत आते हैं या फिर इनका अधिकार है इन पर। ठीक है, इनका मालिकाना हक है। इसके नीचे फिर हमारे बहुत सारे द्वीप समूह जिसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार। ये हमारा इंडिया का द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो जो कोको चैनल है बच्चों, ये कहां पर है, ये कोको द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड है जिसमें से सबसे जो नॉर्थ में आइलैंड है बच्चों उसको हम बोलते हैं नॉर्थ अंडमान। क्या बोलते हैं, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान या फिर नॉर्थ अंडमान इसको हम बोलते हैं। तो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप समूह के बीच में जो ये जलीय निकाय है या फिर जो ये रास्ता है जल का, है ना, इसको हम बोलते हैं कोको चैनल। क्या बोलते हैं, कोको चैनल, याद रखना क्या बोलते हैं, कोको चैनल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कोको चैनल किनको सेपरेट करता है, तो कोको द्वीप समूह और उत्तरी अंडमान को सेपरेट करता है कोको चैनल। ठीक है, समझ में आ गया, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर देख लीजिए कोको चैनल यह है म्यांमार और कोको द्वीप तथा उत्तरी अंडमान को मध्य स्थित है या फिर इनको सेपरेट करता है। ठीक है, अगला जो चैनल है वो है 8 डिग्री चैनल। तो ये मालदीव और मिनिकॉय द्वीप या फिर लक्षद्वीप को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। अब ये कहां पर है, यहां पर आ जाइए। ठीक है, अरब सागर, अरेबियन सी या फिर हिंद महासागर साइड आ जाइए यहां पर। तो आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, एक छोटा सा देश है ना जो कि हमारी इंडियन प्लेट का ही हिस्सा है, भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है, जिसको हम बोलते हैं मालदीव। इसकी विशेषता मैंने क्या बताई थी बच्चों, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश है, स्मॉलेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया भी और अकॉर्डिंग टू जनसंख्या या फिर पॉपुलेशन भी। ठीक है, मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। ठीक है, पर्यटन के लिए जाना जाता है। तो मालदीव और यहां पर एक हमारा द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप इसको हम बोलते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप इसको हम बोलते हैं। और यहां पर यह हो गया मालदीव। यहां पर ये हो गया मालदीव। तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में जो चैनल है इसको हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। अभी 8 डिग्री क्यों बोल दे, कुछ नाम रख देते है ना। हालांकि यहां पर देखिए जो ये लक्षद्वीप मैंने बताया है ना, लक्षद्वीप का एक और द्वीप है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है देखे ना, जिसमें लगभग 36 आइलैंड है। तो लक्षद्वीप का ही एक पार्ट है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय द्वीप है और मालदीव है इसके बीच में 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप याद मत करना, कोई लक्षद्वीप में बहुत सारे द्वीप हैं, उसमें से सबसे बड़ा जो इसका द्वीप है उसको हम बोलते हैं मिनिकॉय द्वीप। तो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में ही 8 डिग्री चैनल है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल नाम कैसे पड़ा, जो यहां से ये अक्षांश गुजर रही है ना बच्चों, वो 8 डिग्री अक्षांश गुजर रही है ना, तो उसके नाम पर ही यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहां से गुजरती है ना, 8-4 हमने पढ़ा था, तो 8 डिग्री यहां से ही नाम पड़ा है, याद रखना। ठीक है, अक्षांश रेखा के नाम पर ही इस चैनल का नाम पड़ गया, जो कि मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य में चैनल है। इसी प्रकार से एक और चैनल है 9 डिग्री चैनल, है ना, ये किसके बीच में है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप, है ना, मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के मध्य में 9 डिग्री चैनल है। तो आपको यहां पर याद कैसे करना है, 3 द्वीप बना लेना, मालदीव, मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल ऐसे आप बना लेना, तो इजिली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक 10 डिग्री चैनल भी है। 10 डिग्री चैनल कहां पर है, इसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। 10 डिग्री चैनल आपको यहां पर देखने को मिलेगा छोटा अंडमान और कार निकोबार के पास, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, छोटा अंडमान एक द्वीप है अंडमान निकोबार का, और एक और है कार निकोबार। तो इनके बीच में जो चैनल है उसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट टाइप से ही आपको याद करने हैं कि कौन सा चैनल किन किन आइलैंड्स को या फिर किन भूभागों को अलग करता है। ये देखिए 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय के मध्य में है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में है।
10 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो छोटा अंडमान और कार निकोबार, या फिर अंडमान निकोबार भी कई बार लिखा जाता है, तो अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है, आपको याद रखना है। तो ये 4 प्रमुख चैनल हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, एक और ग्रेट चैनल है दक्षिण में, आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, साउथ में, तो ग्रेट चैनल देखने को मिलेगा। ये किसके बीच में है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है सुमात्रा। ठीक है, तो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के मध्य में ये स्थित है। सबसे जो साउथ वाला आइलैंड है अंडमान निकोबार का, उसको हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया है, इसके बाद इंडोनेशिया कंट्री लग जाती है, तो इसका एक द्वीप है सुमात्रा। क्या है? सुमात्रा। तो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के मध्य में जो चैनल है, इसको हम बोलते हैं ग्रेट चैनल। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए, करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है, उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए, तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप। 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपके आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 RGS लेना है, तो 100 RGS में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जियोमेट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये जितने भी चैनल बच्चों बताए याद रखना है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं, ये बताओ कि चैनल क्या होता है ना? इतना तो समझ में आया ना? बाकी तो ये थोड़ा आपको दिमाग से याद करना पड़ेगा, मैप में मैपिंग करके याद करना पड़ेगा। बताओ, इतनी चीज समझ में आई? फिर एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। राजनंदिनी, अमृत, एक और कौन है? गोविंदा गोस्वामी। गोविंदा जी आपकी पहली क्लास है ना? गोविंदा जी समझ में आया आपको? इसके पहले ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। तो ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि देखिए चैनल क्या होता है। 2 स्थलीय भागों को, 2 द्वीपों को अलग करने वाली वाटर बॉडी को हम चैनल बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर है। तो ठीक है, सबसे पहले हमने कोको चैनल देखा, कोको आइलैंड और उत्तरी अंडमान के मध्य में है। इसके बाद हमने 8 डिग्री चैनल देखा। 8 डिग्री और 9 डिग्री दोनों साथ में याद कर लेना। ठीक है, 3 द्वीप बना लेना। सबसे नीचे मालदीव, मालदीव के ऊपर मिनिकाय द्वीप, मिनिकाय के ऊपर लक्षद्वीप। 3 द्वीप बना लिए। 8 डिग्री और 9 डिग्री, 8 नीचे होगा 9 ऊपर होगा, क्योंकि अक्षांश रेखाएं ऐसी होती है ना, 8 9 10 इस प्रकार से खींची जाएंगी, तो 8 नीचे होगा और 9 ऊपर होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको 2 चैनल याद हो जाएंगे। फिर 10 डिग्री चैनल के लिए आपको अंडमान निकोबार में चले जाना है। छोटा अंडमान कार निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, और अगले की यदि हम बात करेंगे तो अगला जो चैनल है वो है ग्रेट चैनल, जो कोई ग्रेट जो कि सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के मध्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब जल संधि क्या होती है? ठीक है,
जल संधि भी थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा चैनल से ये अलग होती है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, दो स्थलीय भाग थे, है ना, ये ए और बी, दो स्थलीय भाग थे या फिर दो द्वीप थे। अब यहाँ जल संधि में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर दो अलग अलग वाटर बॉडीज भी हो जाएंगी, है ना। मान लो ये एक्स नाम का कोई सागर या फिर महासागर है, या सागर ही बोल लीजिए, और ये वाई नाम का कोई सागर है, ठीक है। उसमें क्या था, चैनल में क्या था, एक ही वाटर बॉडी थी, कोई एक महासागर था या फिर सागर था, यहाँ पर दो अलग अलग सागर हो गए, ठीक है। तो जो दो स्थलीय भागों को अलग करता है जलीय निकाय, इसके अलावा दो अलग अलग सागर महासागर या फिर जलीय निकाय को जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग नाम के सागर या फिर वाटर बॉडी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जरा सा यहाँ पर अंतर आ जाता है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, कौन सी जल संधि हमारे यहाँ देखने को मिलती है। देखिए यह पानी में ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जिसमें दो अलग अलग जल राशि मिलती हैं तथा स्थल खंडों को अलग करती हैं, इसे ही जल संधि बोलते हैं। इसका आकार अक्सर डमरू, है ना, अक्सर डमरू के आकार का होता है, इसलिए इसको हम जल डमरू मध्य भी बोलते हैं ना। इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेट या फिर जल संधि। चैनल को चैनल ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जैसे देखिए यहां पर आप देखेंगे बच्चों, पाक जल संधि है, पाक स्ट्रेट है। यहां पर देखिए गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी है, और यहां पर पाक की खाड़ी है। यहां पर क्या है, पाक की खाड़ी। पाक, ये पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, पाक की खाड़ी, है ना। ये पाक किसी अंग्रेज के नाम पर रखा गया है, ठीक है, तो ये पाक पाकिस्तान वाला नहीं है। और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पर क्या है, मन्नार की खाड़ी है। तो ये मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, या फिर पाक की खाड़ी की जगह यहाँ पर आप बोल सकते हैं बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी को जो कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट या फिर पाक जल संधि। इसके अलावा ये श्रीलंका और तमिलनाडु को ये अलग कर रहा है, ठीक है। तो दो स्थलीय भागों को अलग कर रहा है और दो अलग अलग वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जल संधि, याद रखना। पाक जल संधि पूछ लेता है कई बार, PALK वाला पाक है, याद रखना, पाकिस्तान वाला पाक नहीं है ये, है ना। यह मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थित है और तमिलनाडु और श्रीलंका को भी आपस में कनेक्ट करता है या फिर अलग करता है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो याद रखना एक प्रमुख जल संधि है भारत की, ठीक है। चलिए तो इतनी चीजें समझ में आ गई, है ना। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों भारत और जो उसके कुछ पड़ोसी देश हैं, है ना, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि एक देश है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन से राज्य हैं जरा देख लीजिए। सबसे पहले तो गुजरात है, उसके बाद यहाँ पर राजस्थान है, फिर पंजाब है, और 2 यूनियन टेरिटरी हैं, जम्मू कश्मीर और यहाँ पर लद्दाख, ठीक है। तो 3+2 याद रखना है। मैपिंग करनी है आपको, मैप में देखना कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। फिर से बता देता हूं, सबसे पहली बात गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, ऊपर 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से इसकी बॉर्डर साझा होती है, ठीक है। कितनी लंबाई, लगभग 3323 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर साझा होती है इसकी, 3323 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर साझा होती है, याद रखना है, ठीक है। सिविल सर्विसेज वालों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा लंबाई भी दिमाग में रखनी है, कई बार टेबल में पूछ लेता है यहाँ पर, क्योंकि, है ना। और इनके बीच में जो रेखा है पाकिस्तान और भारत के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा, जो रेखा का निर्धारण किया गया है यहाँ पर, है ना। एक मिनट रुकिए, वहां पे चला गया है। चलिए एक मिनट रुकिएगा बस। ठीक है, देखिए, है ना, ये पाकिस्तान है, 3323 किलोमीटर की इसकी बॉर्डर लग रही है। और ये कब खींची गई थी, जब आजादी मिली थी हमारे देश को, उसके ही कुछ टाइम बाद 17 अगस्त 1947 को ये यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो देख लेना, फैक्ट है। भारत और पाकिस्तान की यदि और बात करें तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे युद्ध भी हो चुके हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो 78,114 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। यहां पर आपको पता होगा, इसको जरा समझ लीजिए। ये देखिए पूरा जम्मू कश्मीर वाला रीजन है ये, है ना, ये आप दिख रहे हैं। ये पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अभी दो यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं J&K, जम्मू कश्मीर, और ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं लद्दाख,
है ना। लेकिन पहले ये पूरा कश्मीर वाला रीजन हुआ करता था, ठीक है। तो जब बच्चों हमें आजादी हुई थी तो यहाँ पर कश्मीर रियासत हुआ करती थी, है ना, जिसका ये पूरा हिस्सा हुआ करता था। तो उस समय आपको पता होगा आजादी के तुरंत बाद ही 1948 में पाकिस्तान ने एक प्रकार से आक्रमण कर दिया था, है ना। तो युद्ध की स्थिति बन गई थी और पाकिस्तानी सेना यहाँ तक घुस आई थी पूरा अंदर, है ना, और इस क्षेत्र में कब्जा कर लिया था एक प्रकार से, है ना। वो स्टोरी आप पढ़ेंगे पॉलिटी वगैरह में कि कैसे इंट्रीगेशन की टाइम की स्टोरी आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक सीरीज भी है प्रधानमंत्री, आप देख सकते हैं, है ना, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नाम की एक सीरीज है एवीपी न्यूज पर। तो ये आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको इंटीग्रेशन का पूरा ये पता चल जाएगा कि कैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद की और भोपाल वगैरह की जो रियासतों में दिक्कत आई थी इंटीग्रेशन के टाइम पे, तो वो सब आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी सीरीज है, आप जरूर देखिए, बहुत नॉलेज मिलेगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा बच्चों मैंने आपको बताया है, ये वाला, तो ये पाकिस्तान के कब्जे में है वर्तमान में, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान के कब्जे में है। कौन सा? ये वाला, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला हमारा जम्मू कश्मीर का जो कुछ रीजन है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। इस कब्जे वाले रीजन को ही हम बोलते हैं पीओके या फिर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, हिंदी में बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। कश्मीर का ऐसा हिस्सा जो कि आजादी के तुरंत बाद, युद्ध के बाद, जब वो पाकिस्तानी सेना हमारे यहाँ घुस गई थी तो उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पीओके, आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से कितना क्षेत्र है बच्चों? ये 78,114 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, याद रखना, पीओ के क्षेत्र हम बोलते हैं। इसके अलावा ये पीओ के और भारत का जो ये वाला रीजन है, इसके बीच में जो ये लाइन है, जो रेखा है, इसको हम बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा सियाचिन के बारे में बात करें तो देखिए, यहां पर एक हिस्सा है, यहां पर आप देखेंगे बच्चों, ये है ना, यहां पर एक ग्लेशियर है। आगे जब मैं आपको हिमालय वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब क्या होता है? जो चट्टाने होती हैं उसमें जब बर्फ की बहुत मोटी परत जम जाती है तो वो एक प्रकार से बर्फ का पर्वत पहाड़ बन जाता है, या फिर बर्फ का पूरा पर्वत बन जाता है, उसको ही हम ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। तो विश्व का भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक पॉइंट लिखा है, सियाचिन क्या है? 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा पाकिस्तान को खदेड़ा गया था, पाकिस्तानी सेना को खरीदा गया था। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ठीक है। सियाचिन के बच्चों लोकेशन देखेंगे तो इस साइड पाकिस्तान का कब्जा है, अभी मैंने आपको बताया ये वाले रीजन में, है ना, और यहां पर इस रीजन में चीन का कब्जा है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, है ना, चीन का कब्जा है। अब ये दो जो खुरापाती देश हैं, ये क्या चाहते हैं कि ये वाला सियाचिन वाला जो रीजन है इनको मिल जाए, ठीक है। तो इनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो ये हमेशा से क्या सेंसिटिव रीजन होता है, हमेशा यहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी हुई होती है, ठीक है। और एक बार यहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने सॉरी घुसपैठ करने की कोशिश भी की थी, कब? 1948 में। तो उस समय हमारी भारतीय सेना ने यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया था और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा था, ठीक है। यहाँ पर बच्चों मतलब ऑपरेट करना काफी मुश्किल है, क्योंकि काफी ज्यादा माइनस में यहाँ पर टेम्परेचर चला जाता है ना, और काफी जो हमारे भारतीय जवान होते हैं काफी दुर्गम परिस्थिति में यहाँ पर पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। क्योंकि काफी हमेशा 0 डिग्री से नीचे ही यहाँ पर टेम्परेचर रहता है और काफी उबड़ खाबड़ रीजन है, काफी ऊंचा रीजन है, तो काफी दिक्कत होती है, ठीक है। तो याद रखना है सियाचिन के बारे में, आगे भी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको हिमालय वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना ने चलाया था, पाकिस्तान को खदेड़ा था सियाचिन से। सियाचिन एक ग्लेशियर है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसके अलावा चूंकि यहाँ पर सेंसिटिव पॉइंट है, हमेशा युद्ध की स्थिति बनी होती है और युद्ध हो चुका है, तो ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहा जाता है, बैटल फील्ड भी कही जाती है, याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो कौन सा है बच्चों? यही है, ठीक है, सियाचिन ही सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिविजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट
एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। बॉर्डर का नाम है सर क्या? हाँ, रेड क्लिफ जो है, ये रेड क्लिफ पाकिस्तान और भारत के बीच में बॉर्डर का नाम है। ठीक है, रेड क्लिफ नाम के एक अंग्रेज थे जिन्होंने इस बॉर्डर का निर्धारण किया था, तो उनके नाम पर ही रेड क्लिफ रेखा नाम पड़ गया, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखनी है बच्चों की, किस किस राज्य से पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, पीओके क्या है। ठीक है, इसके अलावा लगभग कितना क्षेत्र इन्होंने कब्जा किया था उस टाइम हमारे पास में, पीओके क्या है, एलओसी क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है ना, ऑपरेशन मेघदूत वगैरह, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक और विवाद है बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच में, बहुत सारे विवाद है। एक विवाद सरक्रिक विवाद है ना, यहाँ पर देखिए जो गुजरात वाला रीजन है ना, गुजरात वाला रीजन है यहाँ पर, ये है ना, और यहाँ पर पाकिस्तान भी है। तो यहाँ पर एक सरक्रिक नाम की जगह है, सरक्रिक नाम के एक दलदली रीजन है। ठीक है, तो उसको लेकर के भी, उस जगह को लेकर के भी भारत और पाकिस्तान के मध्य में विवाद है, जिसको हम बोलते हैं सरक्रिक विवाद, है ना। ये दलदली रीजन है, एक 24 डिग्री अक्षांश यहाँ से गुजरती है। तो देखिए, यह गुजरात राज्य में भारत और पाकिस्तान की सीमा के में स्थित विवाद है। 24 डिग्री की अक्षांश रेखा यहां से गुजरती है, यहां से होकर गुजरती है। इसका लगभग 27 किलोमीटर का जो दलदली क्षेत्र है, यहां पर इनके बीच में विवादित। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य में है? ठीक है, तो याद रखना भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। कुछ दलदली रीजन है बच्चों, ये है ना, डेल्टाई क्षेत्र है क्योंकि यहां पर, तो इसके मध्य में विवाद है, आपको दिमाग में रखना है। आगे बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में। तो अफगानिस्तान की सीमा अभी वर्तमान में देखेंगे तो लद्दाख के साथ ही लगती है, ये हमारा लद्दाख रीजन है ना, और सबसे कम सीमा साझा होती है, मैंने आपको बताया था, है ना। तो लद्दाख के साथ इसकी सीमा सिर्फ साझा होती है। लगभग 106 सबसे कम जो बॉर्डर लगती है, जितने भी देशों की बॉर्डर लगती है उसमें सबसे कम बॉर्डर लद्दाख के साथ ही लगती है ना। डूरंड लाइन वर्तमान में कहां पर है, इसको देख लीजिए। 1896 में इसका निर्धारण किया गया था, डूरंड लाइन, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में। अब आप बोलोगे सर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तो आप क्यों पढ़ा रहे हो, है ना, भारत से इसका तो मतलब है नहीं है। तो जब इसको खींचा गया था 1896 में, तो पाकिस्तान भारत में ही जुड़ा हुआ था ना, तो जब इसको खींचा गया था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया था 1896 में। हमें आजादी 1947 में मिली है ना, तो जब इसको खींचा गया था तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य में खींचा गया था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान 1947 में अलग कंट्री बन गई, तो वर्तमान में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में डूरंड लाइन याद रखना। लेकिन खींचा किसके बीच में गया था? भारत और अफगानिस्तान के मध्य में खींचा गया था। ठीक है, चलिए आगे है बच्चों भारत और चीन। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा साझा होती है और एक यूनियन टेरिटरी के साथ इसकी सीमा साझा होती है। कौन कौन से 4 राज्य हैं देख लीजिए। सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश हमने डिस्कस किया था पहले भी, ठीक है, अभी जब मैं आपको नॉर्थ ईस्ट बता रहा था। इसके अलावा सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। तो ये 4 राज्य हो गए जिसके साथ चीन की सीमा लग रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो ये क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं लद्दाख, तो लद्दाख के साथ भी इसकी सीमा साझा होती है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ हम सीमा साझा होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, सीमा की लंबाई कितनी है? तो 3488, सेकेंड लार्जेस्ट बॉर्डर है आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक बॉर्डर साझा होती है, लगभग 4000 किलोमीटर। उसके बाद चीन के साथ लगभग 3500 के आसपास बॉर्डर साझा होती है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। याद रखना है, सिविल सर्विस वालों को, बच्चों को थोड़ा सा बॉर्डर का भी आइडिया होना चाहिए कि कितनी लंबाई की बॉर्डर साझा होती है। ठीक है, चलिए
इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है बच्चों, तो मैकमोहन रेखा है यहाँ पर, है ना। लेकिन कहां पर है, याद रखना, मैकमोहन रेखा जो खींची गई है बच्चों, वो यहाँ अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में खींची गई है ना। यहाँ पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, यहाँ पर भी बहुत सारे क्षेत्र, जैसे तवांग घाटी वगैरह का क्षेत्र है हमारा, तो इसके बीच में भी भारत और चीन के मध्य में काफी सारे विवाद हैं। और जो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में आप पढ़ते हैं, तो वो इस रीजन में है, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में ये रेखा है, पूरे में नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये रेखा है, आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखना, मैकमोहन रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी। यह 1140 किलोमीटर लंबी रेखा है, आपको याद रखना है, ठीक है। 1962 के भारत चीन युद्ध में लद्दाख का लगभग 37,555 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कब्जे कर लिया। अब देखिए 1962 में आपको पता होगा भारत और चीन के मध्य में युद्ध हुआ था, तो उस टाइम चीन ने ये वाला पार्ट कब्जा कर लिया था भारत का, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अक्साई चीन। ऐसा हमारे भारत का ऐसा रीजन जिस पर चीन ने जबरन कब्जा कर रखा है, उसको हम बोलते हैं अक्साई चीन, याद रखना है। और इस अक्साई चीन और भारत के बीच में जो बॉर्डर है, इसको हम बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जैसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और भारत के बीच में जो लाइन है, उसको हम बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। उसी प्रकार से अक्साई चीन और भारत का जो क्षेत्र है, उसके बीच में जो लाइन है, उसको हम बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, याद रखना है। इसको हम अक्साई चीन बोलते हैं, इसको हम पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं। अक्सर न्यूज में भी आप सुनते होंगे जब भी विवाद की स्थिति बनती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए लिखा है यहाँ पर एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। क्या है, भारत और चीन के बीच में वास्तविक सीमा रेखा है, एक्चुअल बाउंड्री लाइन है, यह लद्दाख में चीन अधिकृत क्षेत्र को अक्साई चीन से कहते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी को लेकर भी भारत चीन के मध्य में विवाद है। देखिए यहाँ पर तवांग घाटी, यहाँ पर मैप नहीं है हालांकि, ये अक्साई चीन देख लीजिए फिलहाल, तो ये अक्साई चीन का रीजन है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है बच्चों, जो पाकिस्तान ने कब्जा किया था ना 1948 में, है ना, एलओसी, सॉरी एलओसी बोल रहा हूं, पीओके, तो उसका कुछ रीजन, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, है ना, एक मिनट रुकिएगा, इसका जो ये वाला रीजन है ना, ये इसको हम बोलते हैं, ये वाला रीजन, ये जो मैंने बताया है ना, ये पाकिस्तान पीओके वाला कब्जा था, क्षेत्र था। तो इस रीजन को जो पाकिस्तान है, इसने क्या किया, चीन को गिफ्ट कर दिया 1963 में, चीन को इसने गिफ्ट कर दिया। इसको हम बोलते हैं सक्शगम घाटी, क्या बोलते हैं इसको हम, सक्शगम घाटी, सक्शगम घाटी, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कौन सा पीओके का रीजन था जो चीन को गिफ्ट किया हुआ था, गिफ्ट किया है पाकिस्तान ने, तो वो सक्शगम घाटी है, आपको याद रखना है। ये वाला रीजन है ऊपर वाला, जो चीन को वर्तमान में गिफ्ट कर रखा है, याद रखना, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, एलओसी, एलएसी क्या है, पीओके क्या है, अक्साई चीन क्या है, ठीक है। इसके अलावा एक तवांग घाटी रीजन है, अरुणाचल प्रदेश के आसपास वाला एक रीजन है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा तिब्बत के बीच वाला एक रीजन है जिसको हम बोलते हैं तवांग घाटी। तो उस रीजन के बीच में भी भारत और चीन के मध्य में विवाद है, चीन ऐसा बोलते हैं कि हमारा रीजन है, ठीक है। वर्तमान में ये भारत के पास है, आपको याद रखना है, ठीक है। भारत और नेपाल की बात कर लेते हैं, तो भारत और नेपाल अच्छे पड़ोसी हैं, मित्र देश रहे हैं हमेशा से, थोड़ा बहुत खटपट तो हर जगह चलती है ना, तो अच्छा हमारा पड़ोसी है। इसके अलावा नेबर कंट्री है, दोस्त है हमारा, ठीक है। तो 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, ये आप देख सकते हैं, ये नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो ये 5 राज्यों के साथ इसकी बॉर्डर लगती है, लगभग 1751 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर लगती है। भारत और भूटान, तो ये भी हमारा बहुत अच्छा मित्र देश है, ठीक है। 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, एक बार देख लेते हैं, ये भूटान है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। असम राज्य के साथ भूटान की सीमा सर्वाधिक लंबी लगती है, ठीक है। इन 4 राज्यों में भी असम के साथ सर्वाधिक बॉर्डर साझा करता है, याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 699, अफगानिस्तान के बाद सबसे कम जो बॉर्डर लगती है, मतलब पीछे से सेकंड नंबर पर आता है जो सबसे कम बॉर्डर साझा करता है किसी देश के साथ, भूटान, मतलब हमारे जो देश के साथ सबसे कम बॉर्डर साझा करता है, तो वो भूटान ही है, ठीक है। भारत बांग्लादेश की बात कर लें तो हम भी हमेशा से दोस्त ही रहे हैं एक प्रकार से, तो 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है। देखिए बांग्लादेश ऐसा देश है जो 3 ओर से बच्चों भारत से घिरा हुआ है ना, बाकी यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी और 3 ओर से ये भारत से घिरा हुआ राज्य है। ये 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, अभी मैंने आपको डिस्कस कराया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और एक और वेस्ट बंगाल भी है ना, पश्चिम बंगाल भी इसमें ऐड कर लेना, पश्चिम बंगाल, तो 5 राज्य हो जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो देख लेना, ये सामने पहले ही डिस्कस कर लिया, ठीक है।
इसके अलावा सर्वाधिक बॉर्डर जो लगती है वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर, और शून्य रेखा है किसके बीच में, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। ये पॉइंट भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। भारत और म्यांमार की बात कर लें बच्चों, तो 4 राज्यों के साथ इसकी बॉर्डर लगती है। कौन कौन से राज्य हैं जरा देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ इसकी बॉर्डर साझा होती है। आपको याद रखना है 4 राज्यों के साथ। सर्वाधिक लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है ना, सर्वाधिक लंबी किसके साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। अब देखिए राज्य तो आप देख भी रहे हैं कि किस राज्य के साथ कौन से देश की बॉर्डर लगती है, लेकिन सबसे लंबी किसके साथ लगती है ये भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। क्योंकि बच्चों देखो, एग्जाम में एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन, यहां पर तो जितना कंटेंट हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूं, दे रहा हूं, लेकिन थोड़ी बहुत आपको भी चिंतन मनन करके पढ़ना है चीजें। अब जैसे मैं आपको सिर्फ राज्य बता रहा हूं, कुछ में मैंने आपको ये नहीं बताया कि सर्वाधिक लंबाई किस राज्य के साथ लगती है ना। जैसे मैं पाकिस्तान के साथ हमने यहाँ पर देखा, तो राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा लंबी बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट आपको खुद से निकालने हैं, है ना। एक दो बुक जो आप भी जो भी बुक प्रेफर करते हैं उसमें भी आपको देखना है, कुछ नए फैक्ट भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो खुद से भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, बाकी मैक्सिमम कंटेंट तो मैं आपको यहाँ पर दे ही रहा हूँ। 1643 किलोमीटर लंबी बॉर्डर साझा करता है, आपको याद रखना है, इसके साथ म्यांमार के साथ। श्रीलंका की बात कर लें तो ये हमारा एक समुद्री पड़ोसी है ना, समुद्री सीमा इसके साथ हमारी लगती है। तो समुद्री पड़ोसी सबसे नजदीकी समुद्री परियोजना पड़ोसी है। सेतु समुद्रम परियोजना स्थित है तमिलनाडु में, रामेश्वरम और श्रीलंका के थलाई मन्नार के बीच में स्थित है सेतु समुद्रम परियोजना, यहां पर देख लीजिए, ठीक है। ये इसके अलावा यहाँ पर राम सेतु भी है, आपको पता होगा, आदम का पुल जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे पंबन आइलैंड भी है ना, एक पंबन आइलैंड है, कुछ इस प्रकार का आपको आइलैंड देखने को मिलेगा। आप देखना अपने मैप में, ये श्रीलंका है और ये तमिलनाडु है, तो इसके बीच में आपको इस प्रकार का कोई एक आइलैंड देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं पंबन आइलैंड, है ना, पंबन आइलैंड या फिर पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, यहां पर ही आपको रामेश्वरम देखने को मिलेगा। और इसका जो सबसे लास्ट स्थान है, यहां पर आपको धनुषकोडी, धनुषकोडी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना इसी धनुषकोडी से बच्चों, इसी धनुषकोडी से श्रीलंका तक, यहां पर श्रीलंका होगा इस प्रकार से, श्रीलंका के बीच में राम सेतु या फिर आदम का पुल है, एडम ब्रिज है, जो वर्तमान में लगभग समुद्र में समा चुका है या फिर नष्ट हो चुका है, ठीक है। तो याद रखना ये पंबन आइलैंड आप देख सकते हैं जूम करके, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। वहीं पर आपको रामेश्वरम और उसी में वहीं पर आपको धनुषकोडी देखने को मिलता है, जो कि सबसे एक प्रकार से लास्ट पॉइंट भी है इंडिया का, एक आप बोल सकते हैं इसको ऐसा, ठीक है। चलिए और क्या पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर। भारत और श्रीलंका के मध्य जलीय सीमा बनाने वाली ये सारी चीजें हैं। पाक की खाड़ी, अभी मैंने बताया आपको, पाक की खाड़ी यहाँ पर है। पंबन आइलैंड अभी बताया, आदम का पुल जिसको हम राम सेतु बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी भी यहाँ पर स्थित है। तो ये सब आप थोड़ा मैप में देख सकते हैं, जनरल सी चीजें हैं, थोड़ा आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों विदेशी क्षेत्रों की बात कर लेते हैं कि आजादी के टाइम पे, ठीक है, कौन से ऐसे क्षेत्र थे जो आजादी के बाद भी दूसरे से देशों के कब्जे में थे, है ना। क्योंकि अंग्रेजों के साथ साथ पुर्तगाली, फ्रांसीसी भी ऐसे लोग थे जो भारत पर रह रहे थे, है ना। जैसे आप देखेंगे दमन द्वीप हो गया, गोवा वाला रीजन हो गया, ये पुर्तगालियों के कब्जे में था, है ना। जो पुदुचेरी वाला रीजन था, ये फ्रांसीसियों के कब्जे में था, ठीक है। तो ये कुछ कब्जे हमेशा से इनके पास थे, तो इनको कब छुड़ाया गया उनसे, तो ये भी जरा देख लेते हैं। तो पुर्तगालियों की बात करें बच्चों, तो दादर नागर हवेली दमन द्वीप जो यूनियन टेरिटरी वर्तमान में है, तो इनको भी ये पुर्तगालियों के कब्जे में थे और आजादी के बाद भी उनके कब्जे में रहे, ठीक है। तो जब सारी चीजें सेटल हो गई, क्योंकि आजादी के बाद देखिए हमारा देश काफी कठिन दौर से गुजर रहा था, बहुत ज्यादा गरीबी थी, अंग्रेज चले गए थे, तो बहुत सारी चीजें संभालनी थी। जब सारी चीजें संभाल गई, थोड़ा कंट्रोल में आ गई, फिर देखा गया, फिर इनसे निपटा गया, पुर्तगालियों से और फ्रांसीसियों से निपटा गया कि चलो अंग्रेज तो चले गए, अब जो आपने कब्जा कर रखा है हमारा क्षेत्र वो भी दे दो, ठीक है। तो दमन द्वीप और गोवा जो दो कब्जे पुर्तगालियों के थे, ये छुड़ाए गए। तो 1954 में इन रीजन को मुक्त कराया गया और गोवा को 1961 में मुक्त कराया गया, किससे, पुर्तगालियों से। तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा पुदुचेरी की बात करेंगे, तो पुदुचेरी में फ्रांसीसियों का कब्जा था, तो इसको भी आगे चल करके मुक्त कराया गया था, ठीक है। कौन कौन से रीजन आते हैं, कराईकल, माहे और यनम, ये सारे रीजन आते हैं इसके अंतर्गत। तो ये फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। और आगे 1954 में जब दादर नागर हवेली दमन द्वीप को मुक्त कराया गया, उसी टाइम फ्रांसीसियों से इसको भी, पुदुचेरी को भी मुक्त कराया गया, ठीक है। तो ये डेट भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, डेट याद रखना है, और ये किन के कब्जे में थे ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पुदुचेरी है ना, यहाँ पर ये कराईकल है, यहाँ पर ये माहे है, यहाँ पर ये यनम है, ये चारों क्षेत्र देखिए
3 राज्यों में फैले हुए हैं, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। पहले भी मैंने आपको बताया, फिर से बताता हूं, इनको ही साथ में बोलते हैं, चारों जिलों को या चारों क्षेत्रों को पांडिचेरी या फिर पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई ना। चलो, अन्य कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको भी जरा देख लीजिए। जैसे कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। ठीक है, नगरीकृत मतलब नगरीय जनसंख्या कहां सर्वाधिक निवास कर रही है, अर्बनाइज्ड स्टेट है ना, कौन सा है। सबसे कम कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। जनरल से फैक्ट है बच्चों, बस आपको पढ़ लेना है, कुछ इतना विशेष समझाने वाली चीजें नहीं है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिया, सर्वाधिक वन कहां पर फैले हुए हैं, सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन वाला राज्य है। हालांकि इनको हम जब वनों के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट कवर वगैरह पढ़ेंगे, तब भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरल सा फैक्टर देख लीजिए। सबसे कम वन कहां पर है, तो हरियाणा में सबसे कम वन है। इसके अलावा सर्वाधिक सबसे कम लिंगानुपात भी हरियाणा में, आपको पता होगा। लिंगानुपात क्या होता है, सेक्स रेशियो इसको हम बोलते हैं बच्चों, सेक्स रेशियो इसको हम बोलते हैं। मतलब इसका क्या होता है, 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, 1000 मेल में कितनी फीमेल है। ठीक है, तो जितना ये कम होता है उतनी दिक्कत वाली कम होती है ना। बराबर होना चाहिए ना, कि 1000 पुरुष तो 1000 महिलाएं भी होना चाहिए, ताकि दिक्कत ना हो, है ना। तो हरियाणा में बहुत कम लिंगानुपात है और सबसे कम यहाँ पर वन भी है। ठीक है, इसके अलावा मासिम राम मेघालय ऐसा स्थान है जो विश्व की सर्वाधिक वर्षा जहां पर देखने को मिलती है। लगभग 1100 से लेकर के 1200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहां पर देखने को मिलती है, मासिम राम। और एक और स्थान है बच्चों, चेरा पूंजी, एक और स्थान है चेरा पूंजी। ये 2 स्थान आप स्कूल में भी आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, मेघालय के अंतर्गत यहां पर स्थित है। इसके अलावा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होती है, 9.20 सेंटीमीटर वर्षा होती है वार्षिक, है ना। जो लेह है बच्चों, लद्दाख है ना, इसको शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। भारत का शीत मरुस्थल, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भारत का कोल्ड डेजर्ट या फिर शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो लेह लद्दाख को भारत का कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। उसका रीजन ये है कि मरुस्थल देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गर्म, शॉर्ट में यदि मैं आपको समझाऊं, एक होते हैं ठंडे। ठीक है, सिर्फ वो मरुस्थल नहीं होते जहां पर आपको सोच रहा हूं कि रेत हो, वर्षा नहीं हो रही है, कैक्टस है, सिर्फ वो रेगिस्तान नहीं होते, ठंडे रेगिस्तान भी होते हैं, है ना। रेगिस्तान का मतलब ऐसे जगह जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर मरुस्थलों का विकास होता है। ठीक है, तो भारत में भी 2 मरुस्थल है, एक तो थार मरुस्थल जो कि राजस्थान में है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, और एक यहाँ पर लेह लद्दाख वाला रीजन जो कि भारत का कोल्ड डेजर्ट है, जहां पर सबसे कम वर्षा होती है भारत की, 9.20 सेंटीमीटर यहां पर वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अरावली सबसे प्राचीन श्रृंखला, इनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे प्राचीन, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में अरावली श्रेणी आती है, आपको याद रखना है। इसके अलावा हिमालय जो है, ये सबसे नवीन पर्वत श्रृंखलाओं में आते हैं, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, यंग वलित पर्वत है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, हमारा पूरा टॉपिक खत्म होता है, बाकी कुछ नहीं है ना, जनरल से पॉइंट है। लगभग 3 से 4 क्लास में हमने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है, क्या बात है, सभी लोग भगी गए। क्लियर है, बताओ, कोई डाउट। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है बच्चों। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आपको इजीली किसी भी एग्जाम में यहाँ पर देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक ही रहेगी, तो मिलेंगे कल की कल की क्लास में एक छोटा सा टेस्ट भी हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक का। ठीक है, तब तक बढ़िया ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।